फ्रेंड्स, वेलकम टू केके एजुकेशन। हमने पिछले वीडियो में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। आज का ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है और आज हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके फर्स्ट स्टेज को स्पेशली पढ़ेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगता है तो इसको जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में स्कीमा पढ़ा था, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के सामंजस्य को हम इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार का एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। आज हम सेंसरी मोटर स्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का सबसे पहला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 स्टेजेस आते हैं, जिसके पहले स्टेज को आज हम पढ़ेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ टू 2 इयर्स। जन्म से लेके 2 साल की उम्र तक सेंसरी मोटर स्टेज रहता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। सेंसरी मोटर स्टेज में लैंग्वेज की अनुपस्थिति रहती है। बच्चे के पास कोई विशेष भाषा नहीं है जिससे वो अपने भावों को एक्सप्रेस कर सके। उसे जिस चीज की जरूरत है उसको वो मांग सके, कह सके, अपने प्रॉब्लम्स को कह सके। ऐसा कोई भी भाषा उसके पास नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखिए, लिमिटेड टू डायरेक्ट सेंसरी एंड मोटर इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट। डायरेक्ट सेंसरी और मोटर इंटरैक्शन यहाँ हो रहा है। बच्चा किसी को देखता है तो बहुत देर तक स्टेयर करते रहता है, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है ना, या फिर किसी चीज को मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो ये सारे उसके सेंसेस से हो रहे हैं और उसके हाथ पैर के एक्टिविटीज से होते हैं। सो दिस इज अ सेंसरी मोटर स्टेज जहां पे लैंग्वेज का एब्सेंस है। ओके, तो यहाँ ये 2 विशेष इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स अलोंग द फॉलोइंग पैटर्न। एक पैटर्न में सेंसरी मोटर स्टेज चल रहा है ना, जिसका सबसे पहला इसका जो गुण है, द चाइल्ड एक्सिबिट्स लिमिटेड नंबर ऑफ अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस सच एज द सकिंग, लुकिंग, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग। उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो एकदम अनकोऑर्डिनेटेड है। रिफ्लेक्सेस कहने का अर्थ हो गया जो भी उसके एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरीके से पैटर्न में नहीं है, कोऑर्डिनेटेड नहीं है। जैसे कि एक के बाद दूसरा काम हम करते हैं, हम सोच समझ के कर रहे हैं, या हम अगर खाना खा रहे हैं तो हमें मालूम है कि हमको उसको किस तरीके से खाना है, किस तरीके से हमें किसी भी वहां के यूटेंसिल्स को यूज करना है, पर उसके पास कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो अनकोऑर्डिनेटेड, जैसे कि हर चीज को मुंह में डाल लेना, सकिंग। उसके बाद लुकिंग, किसी चीज को स्टेयर करना। आप छोटे बच्चों को देखते हो कि बहुत देर तक किसी को भी स्टेयर करता है, देखते ही रहता है और उसको अनुभव करने की कोशिश करता है, उसको जानने की वो कोशिश करता है, जो कि अनकोऑर्डिनेटेड है। कहने का मतलब वो पूरी तरीके से उसका ब्रेन उस पर ओपन नहीं है, वो अपनी एक्टिविटीज को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, बल्कि वो एकदम से अनकोऑर्डिनेटेड है। ग्रास्पिंग, रीचिंग, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश करता है। और उसके बाद ग्रास्पिंग वर्ड आता है यहाँ पे। ग्रास्पिंग यहाँ पे अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
किसी भी चीज को जो बच्चा पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे पेन को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो पूरे मुट्ठी से पकड़ने की कोशिश करता है, न कि हमारी तरह 2-3 उंगलियों से पकड़ के वो लिखना चाहता है। तो ग्रास्पिंग जो है वो एज अ होल है ना। तो कोऑर्डिनेशन नहीं है यहाँ, यहाँ पे जितने भी रिफ्लेक्सेस है वो अनकोऑर्डिनेटेड है। उसके बाद ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 months द अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस आर कोऑर्डिनेटेड इनटू दिस सिंपल स्कीमा। नेक्स्ट 4 months की जब हम बात करते हैं, जन्म के बाद की जो 4 महीने की अवस्था है, तो जो उसके अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस है, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की है, सकिंग, लुकिंग, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग, ये सब अव्यवस्थित से है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये सब सिंपल स्कीमा में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। सिंपल स्कीमा कहने का अर्थ यह हो गया कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से स्कीमा का निर्माण हो रहा है। एकोमोडेशन जो है न्यू वेज ऑफ द थिंकिंग ला रहा है, और एसिमिलेशन जो है ओल्ड पैटर्न पे ही न्यू आइडियाज को हम डेवलप कर रहे हैं। तो एसिमिलेशन से अगर आप कंपेयर करें तो एसिमिलेशन सिंपल स्कीमा है, और एकोमोडेशन जो हायर फॉर्म है। तो यहाँ पे 4 महीने की अवस्था में सिंपल स्कीमा आर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द इन्फेंट स्टेयर्स एट व्हाटएवर ही सीज, जो भी कुछ उसको दिखता है, वो हर चीज को लगातार बहुत देर तक देखने की, स्टेयर करने की कोशिश करता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि what is out of sight is purely out of mind. Here it is written, see here. What is out of sight is purely out of mind. His view is transitory. जो कुछ भी उसके सामने है उसको लगता है कि वही सत्य है, और जो उसके सामने नहीं है उसको लगता है कि वो खत्म हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके में उस अवस्था में 4 महीने 5 महीने के बच्चे में परमानेंट आइडेंटिटी जो होता है वो नहीं है, किसी भी वस्तु को परमानेंस वो नहीं समझता है, बिकॉज ही इज ईगोसेंट्रिक। वो बहुत ज्यादा अपना हर चीज के बारे में वो सोच रहा है। ईगो मतलब सिर्फ अपने को वो समझता है, लेकिन सामने को वो नहीं उतना समझता है। तो इसके बारे में कई बार यहाँ पे तो दूसरा एग्जाम्पल है, लेकिन एक बात यहाँ पे आती है कि उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये जो सन है उसको डिलाइट करने के लिए है ना, ये जो बारिश हो रही है उसको खुशी देने के लिए है। तो वो हर चीज को खुद पे ही केंद्रित समझता है, और बाकी सारे वर्ल्ड को, बाहरी वर्ल्ड को, के परमानेंस को वो नहीं समझता। यहाँ पे अगर हम उसके टॉय को उठा करके ब्लैंकेट के नीचे डाल देते हैं, उसके सामने ही डालते हैं, तो भी उसको ऐसा लगेगा कि टॉय चला गया, इट हैज डिसअपियर्ड, वो है ही नहीं, क्योंकि उसको परमानेंस आइडेंटिटी उसके में नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि आउट ऑफ साइट इज प्योरली आउट ऑफ माइंड। जो जिस चीज को वो नहीं देख सकता है, जो उसकी आंखों के सामने से हटा दिया जाता है, उसको वो समझता है कि वो डिसअपियर हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। जबकि बाय द एज ऑफ द 8th month द इन्फेंट इज एबल टू रिएक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड हिमसेल्फ। 8वें महीने तक पहुंचते पहुंचते वो बाहरी दुनिया के जो ऑब्जेक्ट है उससे वो रिएक्ट करने लगता है। यहाँ पे उसका न्यू स्कीमा, हायर लेवल का स्कीमा फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हाइड द टॉय इन अ ब्लैंकेट, if you hide a toy in a blanket, the infant will try to lift the blanket and search for the toy. In case you have shifted somewhere else, he will proceed to investigate it. अगर उसके सामने उसके खिलौने को ब्लैंकेट के नीचे डाल दिया जाएगा तो ब्लैंकेट को लिफ्ट करके देखेगा कि वो कहाँ है,
और अगर आप उसको कहीं और प्लेस कर देंगे तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा कि मेरा टॉय कहाँ है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 4 महीने की अवस्था में आउट ऑफ साइट इज प्योरली आउट ऑफ माइंड, लेकिन वो 8वें महीने तक पहुंचते पहुंचते उन चीजों को इन्वेस्टिगेशन करना भी सीख रहा है, क्योंकि अब उसको पता है कि उसके अलावे दूसरी चीजों का भी अस्तित्व है। The child assumes that the object has permanent identity. अब चाइल्ड को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट का परमानेंट आइडेंटिटी है, जो भी ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में है वो परमानेंट है ना, इसीलिए वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देता है। तो इसके बारे में ये एग्जाम्पल मुझे लगता है कि इसके बारे में सफिशिएंट होगा कि सेंसरी मोटर स्टेज किस तरीके से डेवलप कर रहा है, किस तरीके से सिंपल स्कीमा का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये स्कीमा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम के साथ किस तरीके से परमानेंट आइडेंटिटी तक पहुंच रहा है। हायर लेवल ऑफ स्कीमा इज फॉर्म्ड, परमानेंट आइडेंटिटी, वो इन्वेस्टिगेट करना सीख रहा है। अब आप लोग ये शब्द काफी अपने आप में व्यापक है जब इन्वेस्टिगेशन करने की बात आती है, क्योंकि जब हमें इन्वेस्टिगेट करना है तो हमको प्रॉब्लम को समझना होगा, उसके कई तरह के सॉल्यूशन को समझना होगा, और उन 10 तरीके का सॉल्यूशन हमारे सामने एक प्रॉब्लम का, और उस 10 तरीके के सॉल्यूशन में से बेस्ट सूटेड वन को हम डिराइव करेंगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो हमको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो हायर लेवल ऑफ द थिंकिंग है। और अगर हम ब्लूमस्टिक्स नॉमी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हायर लेवल, यहाँ पे ब्लूमस्टिक नॉमी का हायर लेवल आता है, ये एप्लीकेशन लेवल तक जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स में या बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है स्टार्ट हो रही है, और वो इन्वेस्टिगेट करना सीख रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कुछ सिंपल टर्म नहीं है, वो सिंपल तरीका नहीं है, ये हायर लेवल ऑफ द थिंकिंग है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि बच्चे में हायर लेवल ऑफ द थिंकिंग स्टार्ट पनपना शुरू हो जाता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, आप लोगों के क्वेरीज को ये सॉल्व कर रहा है, तो जरूर से इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट जो इसका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, उसको जरूर से वॉच कीजिएगा आप लोग, और मुझे लगता है कि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।